नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। किसान भाइयों, मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण देगी राज्य सरकार। सुबह के समय में करे गेहूं की दौनी। और मिर्ची की खेती कर सफल किसान बने राजा राम सिंह। मत्स्य पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तालाब का रखरखाव और मत्स्य में होने वाली बीमारियों से कैसे बचाया जाए विषय पर राज्य के बाहर और राज्य में जिला स्तर पर 10 दिनों का मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा ये निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना चलाई जा रही है, राज्य से बाहर और राज्य के भीतर भी। अगर आपको राज्य से बाहर जाने में कोई कठिनाई अगर है तो आप राज्य के भीतर ही ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। जिला स्तर पर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 10 दिनों का यह प्रशिक्षण होगा, जिसमें आपको प्रशिक्षण भत्ते भी दे दी जाएंगे, प्लस पूरी जानकारी 10 दिनों तक लगातार दी जाएगी। इसके लिए पढ़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए कागजात भी दिए जाएंगे। और आप हमारा जो टोल फ्री नंबर है 180031846146, इस पर अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। इन दिनों गेहूं की दौनी और भंडारण का काम चल रहा है। गेहूं की दौनी थ्रेशर के माध्यम से और सुबह में करने पर फसलों की क्षति कम होती है। थ्रेशर से गेहूं की दौनी करते समय थ्रेशर की चाल को कम रखनी चाहिए, इससे फसल की बर्बादी कम होगी। इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं ब्रज किशोर विमल, वरीय वैज्ञानिक, लोहियानगर कृषि फार्म। गेहूं की कटाई जितनी सुबह में हो सके उतनी सुबह शुरू करनी चाहिए और सुबह 10 बजे के आसपास आते आते कटाई बंद कर देनी चाहिए, इसलिए कि देर से कटाई करने पर तेज धूप कारण दाने के झड़ने की संभावना बनी रहती है और मज़दूर को भी तेज़ धूप में काटने की परेशानी होती है। ज़्यादातर अच्छा हो कि सुबह 4 बजे से कटाई करें और सुबह 10 बजे तक कटाई करें। यह बहुत ही उपयुक्त समय है। बकरी पालकों के लिए आवश्यक सुझाव है कि बढ़ते गर्मी में बकरियों को सूखी और हवादार जगह पर रखें। साथ ही 3 माह से अधिक उम्र के बकरियों को अवश्य ही टीका लगवाएं। ग्राम नारायणपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान राजा राम सिंह मिर्ची की खेती जैविक विधि को अपनाकर कर रहे हैं। ये 1.5 बीघे में करीबन 50,000 रुपए के खर्च पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर मिर्ची की खेती कर रहे हैं। आमदनी करीबन 1.5 लाख रुपए आने की उम्मीद जतलाई है। गेहूं के साथ साथ दलहन और तिलहन फसलों की दौनी काफी आसानी से की जा सकती है थ्रेशर के माध्यम से। ये ट्रैक्टर चालित यंत्र है। इस उपकरण के प्रयोग से श्रम एवं समय दोनों की होती है बचत। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। मंडी भाव की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं बाकरगंज पटना, जहां मसालों के भाव में आए उतार और चढ़ाव की जानकारी लेंगे। हल्दी है 120 रुपये किलो है, 130 रुपये किलो है, 140 रुपये किलो, बढ़िया से बढ़िया हल्दी है। और मिर्चा 120 रुपये किलो है और 130 रुपये किलो, 140 रुपये किलो बढ़िया है। धनिया 140 रुपये किलो है, 120 रुपये किलो है, 130 रुपये किलो है। गोलकी हो गया 850 रुपये किलो और जीरा है आपको 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो बढ़िया में। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रणाम प्रणाम। क्या बैठ के चौपाल लगाए हुए हैं? क्या बात है, किस बात पर चर्चा हो रही है? मुखिया जी बटेसर काका आज बहुत गुस्सा में नजर आ रहे हैं, चिंतित हैं। हाँ, क्या बटेसर काका आज काकी से झगड़ा हुआ फिर हुआ है क्या? अरे क्या बात करत नहीं मुखिया जी, काकी से काहे झगड़ा हुई? उनका से हमारा झगड़ा ना होके। अरे वो तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हम तो दूसर बात के लेके चिंतित बने मुखिया जी। आखिर कौन बात के लेके? एगो बहुत बड़ समस्या बा मुखिया जी, अब बताई। ही लोग के हम वही खातिर बोले नहीं आई जा, इतनी ऊपर विचार हो कि कैसे का कल जाए, लेकिन ये लोग जो बात एकदम हंसी मजाक पर उतर आयल बनो, यही से ना हमरा खीस बढ़ला। हाँ, यही से हम ज्यादा चिंतित बने। बटेसर काका, ये स्वाभाविक बात। अरे जैसे मौसम में परिवर्तन होता ना, बसंत रहे, बसंत के बाद अब फागुन के आगमन हो, तो थोड़ा मन मिजाज में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है। सब तो हंसी मजाक तो जरूरी है ना। सब ठीक बा, हंसी मजाक अपन जगह पर, काम धंधा व्यवसाय अपन जगह पर बा। ठीक है बटेसर काका, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो चिंतित हैं, तो किस विषय को लेके आप चिंतित? देखिए, जितना लोग यहाँ भाई लोग बैठल बा लोग, गांव के और भी किसान भाई लोग बा, सब के यहाँ 4 गो 5 गो गाय गोरु बारी सब, और सब के गाय गोरु अच्छा दूध देती है। अब जितना दूध बा ओकरा के हमने के एक जगह जमा करके इकट्ठा करके गांव के बाहर भेजे नहीं जाए। तो जाड़ा के मौसम रहे तब तो ठीक रहे, कोनो बात नहीं है, लेकिन अभी गर्मी के मौसम आ रहा बा। 4 घंटा 5 घंटा में दूध के क्या हालत हुई जेरुआ जानते बा। अब हमरा समस्या के समझ गए। हाँ, बटेसर काका रउआ चिंतित बानी कि जाड़ा में तो 3-4 घंटा के समय मिलत रहे बाहर भेजे में, तो दूध फटत ना। लेकिन अब गर्मी के मौसम में दूध फट जाए, और गांव में ऐसे भी बिजली के थोड़ा सा अभाव बा, तो उतना देर तक दूध के फ्रिज में भी नहीं रखल जा सकत। तो यही राव समस्या बा कि दूध के ग्रामीण स्तर पर हमने के ठंडा कैसे रखल। देखिए बटेसर काका, एक बात और बा, हम देखिए कि गांव में बहुत सारा किसान भाई लोग कुछ केमिकल के भी इस्तेमाल कर दे। हाँ, तो मुखिया जी वो चीज के हमेशा विरोध करीला ना, तो देखिए ओकरा तो दूध तो बच जाता रहो, बाकी वो जे पियता, छोट बच्चा भी पियता, ओकरा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता। केकरो बाल बच्चा तो बाले बच्चा नो। हाँ, एकदम। हम बटेसर काका, तो देखिए हम तो ये कहब कि ज्यादा चिंता कैला के कोनो जरूरत नहीं है। बस हम एजे वैज्ञानिक महोदय के बोले बनी, वहाँ के आवते हुए वैज्ञानिक के बुलौले बनी, एजे बैठ के हमने के सब समस्या के समाधान वहाँ के आवते हो। देखिए बटेसर काका, वैज्ञानिक महोदय आ गए। सर प्रणाम। प्रणाम सर, आइए बैठिए। बैठल जाओ। बटेसर काका, सबसे पहले हम सर का परिचय करवा दें। ये डॉक्टर संजीव कुमार है, कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत नालंदा में ये वरीय वैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चौपाल में। और हमारे किसान भाई लोग काफ़ी चिंतित हैं कि ठंडा का मौसम है, तो अब गर्मी का मौसम आने वाला है। तो जाड़ा में तो हम लोग का काम हो गया, लेकिन गर्मी के दिन में 4 से 6 घंटा तक हम लोग दूध को कैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत मात्रा में हम लोग गाँव में दूध एकत्रित होता है और बाहर भेजने में समय भी ज़्यादा लग जाता है। तो हमारे ग्रामीण भाइयों को और हमारे कृषि दर्शन जो देख रहे हैं किसान भाई, उनको ये बताइए कि ये ग्रामीण स्तर पर दूध को विभिन्न मौसम में कैसे ठंडा रख सकते हैं? जैसा कि सभी किसान भाइयों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, और आप जानते हैं कि दूध ही बहुत ही जल्द खराब होने वाला पदार्थ है, और नेचुरल रूप, प्राकृतिक रूप से दूध जो है, अगर स्वस्थ दूध है तो वो है सो गर्मी के दिनों में 4 घंटा बिना गर्म किए हुए ख़राब नहीं होता है, जबकि जाड़ा में वो 6 से 7 घंटा तक बिना गर्म किए हुए भी ठंडा मतलब ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर दूध किसी तरह से संक्रमित हो, या दूध का गाय जो है किसी तरह से रोग से ग्रसित हो, तो दूध जो है 4 घंटा के पहले भी फट जाता है। जैसे आप दूध है सो लाए गौशाला से, और जैसी बर्तन पर रखती हैं तो दूध फट जाता है। जो हमारे देश में स्थिति है दूध के ग्रामीण स्तर पर रख रखाव की सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से क्या है कि विकसित राज्य में जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात में 15 से 18% दूध है सो बर्बाद हो जाता है, जबकि अपने राज्य में 24% के आसपास दूध की बर्बादी हो जाती है, क्योंकि गाँव स्तर पर दूध को ठंडा करने के लिए उपकरण उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते इस पर है सो विशेष जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए, ताकि जो उनका दूध है अधिक समय तक हम उसको
को बचा सकें और जो दूध स्वस्थ है उसको हम जिसका जो उसकी पौष्टिकता है उसको बिना हार्म किए हुए, उसके भौतिक और रासायनिक गुण में बिना परिवर्तन किए हुए हम दूध का जो बहुत दूध को शास्त्र में अमृत कहा गया है। आप सोच सकते हैं कि दूध है सो अभी भी मैंने जितने भोज्य पदार्थ हैं उसमें सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि दूध अगर आप खा लेते हैं तो समझिए कि ऑलमोस्ट आपका संतुलित आहार मिल जाता है। दूसरी तरफ है कि जहाँ पर ग्रामीण स्तर पर दूध को ठंडा करने की बात है, आपको बता दें कि गांव के लोग अगर दूध ठंडा नहीं कर पाते हैं तो जनरली जो है फॉर्मेलिन, आप समझते हैं फॉर्मल्डिहाइड जो होता है 40% फॉर्मल्डिहाइड, उसको फॉर्मेलिन कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडा तो आप बहुत कॉमन है जो आप लोग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसको मिला देते हैं और बोरिक एसिड बोरेट्स मिलाते हैं। उसको मिलाने से क्या होता है कि दूध तो खराब नहीं होता है, लेकिन क्या होता है दूध खराब नहीं होता है, लेकिन क्या है कि दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अगर उसको है सो बच्चे खास करके अगर पिएंगे तो बहुत सारे जो पेट संबंधित बीमारियां हैं और आंत से संबंधित बीमारियां, लीवर से संबंधित वो बीमारियां होने का खतरा बहुत जबरदस्त है। बाकी सब किसान भाई लोग हम बताए थे ना कि दूध में केमिकल नहीं मिलाना चाहिए, देखिए सर कितना अच्छा बात बताए। क्योंकि अगर हम केमिकल का जो यूज करते हैं उसका तो इसलिए यूज करना है क्योंकि जब हम एक डेयरी से दूसरे डेयरी को दूध बेचते हैं या दूसरे जगह दूध जब जाता है तो उस बीच में ये गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए प्रिजर्वेटिव जो है संरक्षक जैसे बोरिक एसिड बोरेट्स डाल करके हम लेबोरेटरी में रख लेते हैं, ताकि जो वहाँ दूध जब हम भेजेंगे दूसरे डेयरी में तो वहाँ पे जो गुणवत्ता प्रयोगशाला है वहाँ पे उसकी गुणवत्ता की जो जांच होगी, बाकी सब जो पैरामीटर होते हैं पौष्टिकता के या न्यूट्रिटिव वैल्यू के, तो वो पूरा जांच होते हैं, उसके आधार पर उसका पेमेंट किया जाता है। तो एक्चुअली क्या है सरकार जो है इसको है सो स्ट्रिक्ट सरकार की जो नियम है खाद्य विभाग का जो नियम है उसमें ये जो प्रिजर्वेटिव है बोरिक एसिड बोरेट्स, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जिसको सोडा आप लोग कहते हैं डाल देते हैं लोग, क्योंकि सबसे सस्ता गाँव में ये उपलब्ध होता है और इसको डाल देते हैं। और साथ में आपको फॉर्मेलिन जो कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसको डाल देते हैं, जिसके चलते दूध खराब तो नहीं होता है लेकिन उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या है कि सबसे अच्छा उपाय है कि दूध को गुणवत्ता में बिना चेंज किए हुए कैसे हम उसको अधिक समय तक ठंडा रख सकते हैं, वही एक सबसे सरल उपाय है और इसी को अगर हम ध्यान में रख के करेंगे तभी हमारा दूध लंबे समय तक बचा रह सकता है। अगर मान लीजिए गाँव में सोसाइटी है, दूध का कोऑपरेटिव है, तो सब लोग दूध एक जगह इकट्ठा करके देते हैं, तो ग्रामीण या तो ग्रुप बना करके या डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ करके बहुत तरह के उपकरण बाजार में उपलब्ध है। जैसे आपको बता दें कैन इमर्सन कूलर है, इन कैन कूलिंग है, उसके बाद है तो रोटो फ्रिज है, सरफेस कूलर है, बल्क मिल्क कूलर है, उसके बाद इंस्टेंट मिल्क चिलिंग सेंटर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि आप अपने राज्य में खास करके बिजली का बहुत बड़ा संकट है। इधर विगत 2-3 सालों में ठीक है बिजली की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन फिर भी अधिकतर गांव में बिजली को ध्यान में रख कर के उपकरण ग्रामीण स्तर पर चुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन कैन कूलर, उसमें क्या होता है कि उसमें एक कैन को हम 15 से 20 मिनट में दूध का भरा हुआ कैन, और उसमें जब हम रखते हैं कैन को तो वो 15 से 20 मिनट में ठंडा कर देता है, जिससे दूध जो है 20 से 24 घंटा तक ठंडा रहता है। ठंडा रहने से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो उसमें है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है वो सीज कर जाता है, जिससे क्या है तो बायोकेमिकल चेंजेज होता है। जनरली कैसे फटता है दूध में जो लैक्टोज होता है, दूध में लैक्टोज जो होता है वो समय के अनुसार लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसान भाई, वक्त हो चला है सूचनात्मक अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, कृषि दर्शन कार्यक्रम देखते रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद पुनः कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बहुत ही सरल दूध ठंडा करने की प्रणाली है इन कैन कूलिंग। उसमें क्या है कि कैन को है ना, सिंपल कैन में दूध भरा हुआ है और कैन को है सो आप 15 से 20 मिनट में ही वो बिल्कुल चिल्ड कर देता है और उसको 24 घंटा तक दूध वो ख़राब नहीं होगा। अच्छा। है ना। उसमें क्या है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसमें है सो बिजली की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए है सो गांव में जहाँ पे बिजली उपलब्ध है वहाँ पे इसका उपयोग बहुत ही सरल है और इसमें किसी भी तरह का कुशल आदमी की ज़रूरत नहीं है और आराम से इसको आप कर सकते हैं। दूसरा एक है इन कैन कूलिंग। अच्छा। है ना। उसमें क्या है कि इसमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार। जैसे इसमें एक तरह का इकाई होती है जिसमें क्या है कि दूध 3 से 6 कैन या 12 कैन का दूध जो है एक ही बार में 3 घंटा में ही 16 से 18 घंटा तक उसमें ख़राब नहीं होगा। अच्छा, और इसमें हाँ, जिसमें 16 से 18 घंटा तक ख़राब नहीं होगा मैडम। उसके बाद क्या है कि दूध को जैसी बिजली आया, बिजली नहीं है गांव में, और बिजली जैसी आया वो क्या है अपने आप चलेगा मशीन, तो फिर से उसको ठंडा कर देगा। है ना। तो ये इकाई जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है जहाँ पे बिजली नहीं है। मान लीजिए 5-6 घंटा भी अगर बिजली गांव में है तो इस उपकरण से वहाँ पे जो दूध इकट्ठा करने वाले जो दूध उत्पादक लोग हैं वहाँ पे इसको आसानी से इस उपकरण को यूज़ करके दूध को 20-18 घंटे तक तो आराम से बचा सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा खासियत इसमें क्या है कि बिजली की ज़रूरत नहीं है और इसमें है सो बहुत ही दक्ष आदमी की ज़रूरत नहीं है। किसान भाई, अभी हम लोग जानकारी ले रहे थे ग्रामीण स्तर पर दूध को ठंडा कैसे रखा जा सकता है। तो कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम देखते रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूचनात्मक अंतराल के बाद पुनः कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कितना बढ़िया बात यहाँ का बतौनी, बल्क मिल्क कूलर
हाँ ये जितना भी तरह के नाम यहाँ के लेनी ओकरा में सबसे ज़्यादा नीमन हमरा ये लागल है बल्क मिल्क कूलर। काहे कि हमनी के तो भाई छोट किसान है सन, उतना दूध तो होखेला ना। अब इमें लागत भी कम लागेला, बिजली के भी एकरा में उतना खर्चा नहीं खे। अच्छा मुखिया जी एगो और मन में बात आवत रहे। हाँ बोली। कभी कभी होला है कि ताज़ा दूध हम ले औनी और ले आ करके अपना इस्तेमाल करे खातिर भी ओकरा के जैसे आँच पर चढ़ैनी बर्तन में रख के और ओकरा बाद वो दूध जे बाजे तुरंत फाट जाला। तो ओकरा खातिर काहे ऐसे होखेला और का करे के चाहिए अगर ऐसे हो जाए तो? जैसे दूध क्या होता है कि जैसी दूध आप लाई तो दूध में क्या है कि अगर बाल्टी आपका गंदा है या गौशाला है, गौशाला में अगर आपका साफ़ नहीं है तो उसके बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है जैसे बैसिलस सीरियस, बैसिलस सेप्टाइलिस, उसके स्पोर उसमें घूमते रहते हैं। और जैसे ही आपका शेड साफ़ नहीं है तो क्या होता है दूध में वो स्पोर गिर जाता है। तो क्या होता है कि वो क्या करता है कि जो आपका प्रोटीन है, जो मिल्क में जो मिल्क प्रोटीन पाया जाता है उसको वो जो बैक्टीरिया वो एक एंजाइम प्रोटीएज एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है। वो क्या करता है जैसे ही आप दूध को गर्म करती हैं अगर उस बैक्टीरिया से संक्रमण हो गया या दूध दूहने के क्रम में हो गया या ग्वाला का नाखून अगर गंदा है तो उससे भी हो सकता है। और किसी तरह का जैसे इन्वायरमेंट में बताया कि शेड अगर साफ़ नहीं है तो उसके स्पोर घूम रहे हैं, वो अगर उसके समय में बाल्टी में पड़ गया और अगर वो दूध संक्रमित हो गया तो जैसी दूध को आप जैसी गर्म करेंगे तो देखिएगा दूध तुरंत फट गया गर्म करने पे। जबकि दूध को 4 घंटा तक भी अगर हम जाड़े में गर्मी में 4 घंटा भी अगर ऐसे रखें तो नहीं फटता है ना। उसी तरह से इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वीट कर्डलिंग और जो नेचुरल रूप से फटता है उसको कहते हैं नेचुरल कर्डलिंग। तो स्वीट कर्डलिंग ये बहुत ही ख़राब है और ऐसे दूध को बिल्कुल है सो पीने नहीं देना चाहिए, खास करके बच्चों को, क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो बैक्टीरिया उस जिसके चलते वो फट रहा है वो बैसिलस सीरियस पॉइजनिंग करता है। बहुत तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं उसमें फूड पॉइजनिंग के। इसलिए अगर उस तरह का दूध जैसे फट जाता है तो जनरली बहुत लोग है सो लोभवश उस दूध को खाना चाहते हैं कि फट गया है तो इसको हम खा जाएं, लेकिन वैसे दूध को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे है सो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, बहुत तरह की बीमारी का वो जनक हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है कि अगर आपका पशु थनैला रोग से पीड़ित है, थनैला रोग से पीड़ित है तो उसके थन से देखिए घाव होता है तो खून भी आ जाता है। तो वैसे दूध को भी अगर आप लेकर करेंगे तो उसमें भी बैसिलस वाले जो जीवाणु होते हैं हो सकते हैं और उससे दूध को भी अगर आप गर्म करेंगे तो हो सकता है वो भी फट जाए। बटेश्वर काका देखिए भाई आप लोग ठीक से बढ़िया से सब कुछ समझ गए ना। हाँ सब कुछ कैसे दूध के ठंडा कर जाए, कैसे रखल जाए, कितना देर तक रखल जाए, कौन सर बहुत विस्तार से जानकारी देनी। तो सर आप हमारे गांव में आए, हमारे चौपाल में हमारे किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, साथ साथ हमारे तमाम कृषि दर्शन के कार्यक्रम देखने वाले किसान भाई को भी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत प्रणाम। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।